अभी हम देख रहे हैं अपना यूनिट नंबर 2। कोर्स कोड रहता है हमारा BCSCT 133। ठीक है, हमने पहले यूनिट में बेसिक्स बात की। ठीक है, हमने जीरोथ लॉ को देखा। ठीक है, हमने सिस्टम को समझा, हमने सराउंडिंग को समझा। ठीक है, बाकी हमने सिस्टम के बारे में बात करी कि सिस्टम के स्टेट्स को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बात किया हमने, काफ़ी चीज़ें जो बेसिक्स थी जो आगे काम में ही आने वाली है। तो यूनिट नंबर 2 आप देख रहे हो कि इसका जो हेडिंग है वो है हमारे पास द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, बट हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। In the previous unit, you were introduced to the domains of energetics as the study of energy in term of its flow and transformation between system and its surrounding। हमने बात करी इस सब चीज के बारे में। In chemical energetics, we focus our attention on the flow and transformation of energy within chemical system or between the chemical system or between the chemical system and its surrounding। ठीक है, एनर्जी के फ्लो को हम स्टडी करते हैं। You have learned about the basic aspect of thermodynamics like its definition, importance, terminologies, etc. You have also learned about the concept of thermal equilibrium। जो हमने सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा zeroth law है, बात किया हमने थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, zeroth law of thermodynamics हमने बात किया, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमने ये सब चीजें देख रखी है। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे, और थोड़े से न्यूमेरिकल बन जाते हैं और कुछ नहीं ज्यादा। वी वुड डेफिनेट इसका थोड़ा क्या नाम है, रिलेशन वगैरह प्रूव करने भी आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं थोड़े बहुत डेरिवेशन। ठीक है, देखेंगे हम। वी वुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को समझेंगे ये क्या होती है, एंड देन यूज इट टू स्टेट एंड एक्सप्लेन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम समझेंगे। इसलिए अभी हम इंटरनल एनर्जी देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पिछले यूनिट में हमने हीट पढ़ा था, हमने वर्क पढ़ा था। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट पढ़ा था। ठीक है ना, दिस वुड बी फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो हीट का चेंज है, हियर वी वुड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी को समझेंगे हम, एंड देन रिलेट इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी को आपस में रिलेट करेंगे विद द मेजरेबल क्वांटिटी। हीट कैपेसिटी से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। वी वुड ऑल्सो एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इससे हम रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, then we would then apply the first law of thermodynamics to the gaseous system undergoing expansion under isothermal and adiabatic condition। adiabatic condition और isothermal condition में gases के expansion को हम समझेंगे by the application of first law of thermodynamics। इन द नेक्स्ट यूनिट हम अगले यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, वी वुड टेक अप द थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू दी हीट चेंजेस कंपनी केमिकल रिलेशनशिप। जो भी है हम अगले यूनिट में बात करेंगे। ठीक है ना, इस यूनिट की बातें जो है वो हमें अभी देखनी है। तो बाकी इस यूनिट को पढ़ने के बाद आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर पाओगे। आप डिफाइन एंड डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बीच में। पाथ फंक्शन को आप डिफाइन कर पाओगे, स्टेट फंक्शन को आप डिफाइन कर पाओगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है ना, एंड ब्ला 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 जो चीजें हैं आगे, ये सब आप चीजें सब कुछ समझ पाओगे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर गिवन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट लॉ के लिए, वो आप देख पाओगे। ठीक है, सीपी और सीवी को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you have learned in the previous unit that heat and works are forms of energy। हम जानते हैं जो हीट है और वर्क है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, in transit। Further, we know that a system may do work or
द सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आप सिस्टम आपको काम करके दे सकता है तो आप सिस्टम पे काम कर सकते हो। सिस्टम इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क बाय द सिस्टम, हमने इस चीज को समझ रखा है। accompanied by some energy transfer from और to the system, सिस्टम को आप एनर्जी दे सकते हो, ठीक है ना, सिस्टम से एनर्जी बाहर आ सकती है। Similarly, we may give heat to the system or the system gives heat to the surrounding। सिस्टम को आप हीट दे सकते हो या तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट आ सकती है। अगेन देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। The question arises that when the energy as heat or work, एनर्जी तो हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि when the energy goes to the system, ठीक है, where does it go? व्हाट जब आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो, जब आप सिस्टम माने हमने बोला एक सिस्टम है हमारे पास, हमने सिस्टम में क्या किया, एनर्जी दिया, तो एनर्जी कहाँ गई सिस्टम में, वो गई कहाँ? व्हाट चेंजेस व्हाट चेंजेस डज इट ब्रिंग टू आवर सिस्टम? इमेजिन ए सिस्टम, ठीक है ना, एक सिस्टम है, हमने आपको बोला कि भाई हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, हमने सिस्टम को एनर्जी दिया इन फॉर्म ऑफ हीट या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क, हमने सिस्टम को एनर्जी दी। तो ये जो एनर्जी है ये सिस्टम में गई कहाँ? और ये जो एनर्जी है ये सिस्टम में क्या चेंज लाने वाली है? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज इट ब्रिंग टू द सिस्टम? सिमिलरली व्हेन द सिस्टम लूजेस एनर्जी, जब सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, ठीक है ना, व्हेन द सिस्टम लूजेस एनर्जी by doing work or by increasing temperature in the by increasing temperature in the सराउंडिंग में टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब हीट रिलीज करो सराउंडिंग में, या तो वर्क कर दो। अगर सिस्टम एनर्जी अपना एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है ना, व्हाट चेंजेस अकर इन द सिस्टम, तो इस सिचुएशन में क्या चेंज आ रही है? हमने सिस्टम को एनर्जी दी तो क्या चेंज आया सिस्टम में? सिस्टम ने बाहर एनर्जी रिलीज करी तो क्या चेंज आया सिस्टम में, ठीक है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट सच चेंज? और ये जो चेंज आ रहा है सिस्टम में तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? In order to answer these questions, we need to bring the concept of internal energy, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं यू से, ठीक है ना, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है। ओके, देखो, इंटरनल एनर्जी यू, यू से सिंबलाइज करते हैं कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a given system by virtue of its very existence, very existence, and is composed of all possible type of energies which all the constituents of the system put together can have। like अगर बोले जा रहा है इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सिस्टम की हमारे पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स सिस्टम को अगर आप अंदर से देखोगे ना, तो सिस्टम को अगर मान लो कोई भी सिस्टम है, गैसीय सिस्टम को इमेजिन कर लो ना, तो उसके पास इंटरनल एनर्जी है, तो क्या है उस एनर्जी में, क्या है वो एक्चुअल, वो एनर्जी किस वजह से है? तो बेसिक बात है, जो उस गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होगा, ठीक है ना, तो यही सब सारी एनर्जीज है उनके पास, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनके पास, ठीक है ना। गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो तो रेस्ट पे नहीं रहती हैं, रैंडम मोशन चल रहा होता है, तो वही उसके पास इंटरनल एनर्जी आती है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, ठीक है। तो अभी आगे समझेंगे आप इस सभी चीजों को। For example, chemical, translational, electronic, vibrational, rotational, and nuclear or any other type of energies जो कि उनमें पाई जाती है, all contribute the total internal energy of the system। ये सभी टाइप की एनर्जीज को हम मिला के बोलते हैं भाई सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जस्ट इमेजिन ना कि एक सिस्टम है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल को इमेजिन कर लो, ठीक है ना, H2 मान लो, H2 का एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन, एक H2 को इमेजिन कर रहे हो, तो इधर उधर जहाँ भी वो मूव कर रहा है उसकी वजह से उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेट कर रहा होगा उसकी वजह से भी कुछ उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। वो सब चीज़ को आगे हम फर्दर हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इन्हीं की वजह से इनके पास इंटरनल एनर्जी होती है।
Further, you must note that not all system will have all the types of energies mentioned above. ठीक है ना? लाइक ये जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी हमने बोला, केमिकल एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ये सभी सिस्टम के पास नहीं होगी। ये जितने भी टाइप ऑफ एनर्जीज हमने बताया, कोई एक मान लो, इमेजिन ए सिस्टम जिसके पास ये सारी टाइप की एनर्जीज है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, H2 में कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी होगी? ठीक है ना, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें H2 गैस भरा हुआ है। ठीक है, H2 गैस वाला सिस्टम, उसमें कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी होगा? समझ रहे हो? वही बोला जा रहा है कि not all system will have all these type of energies mentioned above. For example, a system containing a certain amount of monoatomic gas, कोई सिस्टम है जिसमें मोनोएटॉमिक गैस, लिथियम, ठीक है ना, नहीं सॉरी, हीलियम ले लो, हीलियम, ठीक है ना, हीलियम, हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक गैस, हमने हीलियम ले लिया, containing any monoatomic gas would not have vibrational energies। नहीं, इनके पास नहीं होती है मोनोटॉमिक गैस के पास वाइब्रेशनल एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? उसके पास तो बस क्या नाम है, ट्रांसलेशनल वाली होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, कैन यू थिंक व्हाई वाइब्रेट? देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, मान लो दो एटम्स वाला मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये, तो ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो बॉन्ड है इनका जिससे थोड़ी जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड के अलॉन्ग ये वाइब्रेट करती है। ठीक है ना, इस बॉन्ड के अलॉन्ग ये वाइब्रेट करती है, इधर आती है, इधर आती है, ऐसा कुछ। अभी तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा एनिमेशन, बाकी बाकी एनिमेशन देखना कभी। एक एक स्प्रिंग इमेजिन कर लो, ये मान लो ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग इमेजिन करो, स्प्रिंग के टॉप पे एक बॉल और स्प्रिंग के नीचे एक बॉल, वो दोनों बॉल हो गए आपके क्या, एटम्स। ठीक है ना, और ये वो स्प्रिंग हो गई आपकी बॉन्ड। अब वो दोनों बॉल कंप्रेस होंगे, आप पास पास आएंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दूर दूर जाएंगे तो स्प्रिंग खींचेगी, ऐसा कुछ। देन वापस से रिपीट कर दो, वही कंप्रेशन रिलैक्सेशन, कंप्रेशन कंप्रेशन रिलैक्सेशन, बस यही है, वाइब्रेट हो रही है वो। तो ये तो मोनोएटॉमिक कहाँ में, कहाँ से इमेजिन कर लोगे एक मोनोएटॉमिक गैस में? छोड़ो। इट इज सो बिकॉज फॉर द वाइब्रेशनल मोशन टू बी एग्जीक्यूट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू बॉन्डेड एटम, दो हमें एटम चाहिए जो बॉन्डेड हो। ठीक है, ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकंड देना, अगर मैं इस चीज का एनिमेशन दिखा पाऊँ आपको तो। यहाँ पे देखो, जैसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है? बाकी डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएंगे, इनके बीच में वाइब्रेशन। As there are no means of measuring or knowing all these energies for a given system, कि एक कोई एक सिस्टम दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना, कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर आप ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है, रोटेशनल कितनी है, न्यूक्लियर कितनी है, डिफरेंट डिफरेंट निकाल रहे हो एनर्जीज। ऐसा कोई हमारे पास अभी तरीका है नहीं, ठीक है ना, हमारे पास अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है हम ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को निकाल पाए सिस्टम में जो है हमारे। The absolute value for internal energy of any system cannot be known, but हाँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की एग्जैक्ट यही चीज है, वो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जो है इसको मेजर करने का कोई एक हमारे पास अच्छा तरीका है ही नहीं कि हम अपने सिस्टम के अंदर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को पता कर सकें, निकाल सकें, मेजर कर सकें, ऐसा कुछ तरीका नहीं है अभी हमारे पास। बट एवरी सिस्टम हैज सम वैल्यू ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट तो हम नहीं निकाल सकते, बट हाँ, हम कुछ हद तक इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, however the change in internal energy, that is delta u, is measurable। जो डेल्टा यू है, चेंज है, जो एक्चुअल जो चेंज है हम उसको मेजर कर सकते हैं। आप चेंज को, डेल्टा यू को मेजर कर सकते हो, लेकिन आप यू को मेजर नहीं कर सकते। डेल्टा यू कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना, बट इंटरनल एनर्जी यू, उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू, ये आप कभी नहीं निकाल पाओगे।
कभी नहीं निकाल पाओगे, अभी का हमारा जितना नॉलेज है उसको लगा के आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, हो सकता है आगे जाके साइंस कुछ और तरक्की कर जाए, कुछ और क्या हो ही रही है तरक्की, ठीक है ना, ये तो डेवलप हो ही रहा है। तो अभी डेल्टा यू का आप निकाल सकते हो। इट रिफर्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, डेल्टा यू इज व्हाट, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड इट कैन बी मेजरेबल। When a system changes from its initial state to from its initial state having an internal energy U1, initial state जब उसका internal energy कितना है म्यू आई, म्यू नहीं बोलेंगे हम, इसको यू बोलेंगे, यू आई इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब फाइनल स्टेट जो है इसकी हमारे हमारे सिस्टम की, तो फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है इसकी वो कितनी है, यू एफ ना, फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों का डिफरेंस ले लो, ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू। डेल्टा यू को आप इजीली निकाल सकते हो। इतना समय हो गया, 16 मिनट हुए अभी। Let us try to have an insight into internal energy by taking an adiabatic system that does not allow any exchange of heat with its surrounding। हम जानते हैं adiabatic system को, हमने पहले लेक्चर में ही, पहले लेक्चर नहीं बोल सकते, हम ही बोल सकते हैं कि हमारे पहले यूनिट में हमने एडियाबेटिक सिस्टम को पढ़ा ना, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग में। इन सम स्टेट इन सम स्टेट हैविंग ए वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी U1, मान लो कोई भी स्टेट है, अभी हमारे पास इनिशियल स्टेट U1 बोल देते हैं, UI बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी, एंड डू सम वर्क ऑन इट, इसी पे कुछ वर्क किया, दिस वुड लीड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड द सिस्टम नाउ वुड बी इन ए न्यू स्टेट U2 हैविंग एन इंटरनल एनर्जी U2। हमारा एक इनिशियल हमारे हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है ना, हमने ये एक सिस्टम लिया इनिशियली, इस पे हमने कुछ वर्क किया, इस सिस्टम पे हमने कुछ वर्क किया, ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। वर्क करने के बाद हमारे पास ये फाइनल कंडीशन बनी, ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमारे पास यू आई हो जाएगा, ये तो U1 बोल दो, और फाइनल इंटरनल एनर्जी इस वाले स्टेट की हो जाएगा U2, ये तो UF बोल दो, ठीक है। एज वर्क इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं वर्क भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है, जो हम दे रहे हैं तो सिस्टम की बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी। द न्यू इंटरनल एनर्जी U2 वुड बी हायर देन U1। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, यू आई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, यू आई। हमने क्या किया, सिस्टम पे वर्क किया, हमने सिस्टम पे वर्क किया, वर्क क्या है, एक एनर्जी ही है, तो ये जो हमने सिस्टम पे वर्क किया, दूसरी बात है ये सिस्टम की एनर्जी को, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने ही वाला है। हमने जो वर्क किया, क्या वर्क, हमने सिस्टम पे वर्क किया, तो इसका क्या मतलब बनता है, हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। मतलब कि सिस्टम की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी U2, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू U1। हाँ, हम इस चीज को समझते हैं। Since there is no other energy input we can write, और कोई टाइप से तो हमने कोई एनर्जी दी नहीं है, बस हमने यही वर्क किया है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो एनर्जी का चेंज है, एनर्जी का जो चेंज है वो आएगा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 की एडेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क वुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। जो हमने वर्क किया, तो हमने क्या क्या वर्क किया, तो इससे क्या हुआ, सिस्टम को एनर्जी मिला। अब ये जो एनर्जी है वो क्या करेंगी, सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगी, एंड टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करने वाला है, मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से वाइब्रेट करेंगी, मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगी, टेम्परेचर और अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। हम जानते हैं ये टेम्परेचर का वाइब्रेशन से, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से क्या लेना देना है उसका, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, थोड़ा बहुत तो समझते हैं ना हम। On the other hand, if the same adiabatic system is in state with internal energy U1 does some work on the surrounding, ठीक है,
अब हमने क्या किया, हमने सेम लिया है, हमने एक और एडियाबैटिक सिस्टम लिया, अभी पहले वाला कंडीशन को हटा दो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एडियाबैटिक सिस्टम ले रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, इन स्टेट इनिशियल स्टेट U1 मान लो, ठीक है। डज, अब ये जो हमारा सिस्टम है क्या कर रहा है, डज सम वर्क ऑन दी सराउंडिंग। तो बेसिक बात है, तो सिस्टम की एनर्जी घटने वाली है, मीन्स जो U2 रहने वाला है वो कम रहने वाला है U1 से। इट वुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ये जो ये वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, वो कहाँ से आएगा, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में से खर्चा होगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ यू फाइनल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 विल बी स्मॉलर देन U1। ये तो आप समझ ही रहे हो ना, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, तो वर्क इज ए टाइप ऑफ फॉर्म, सॉरी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पे कुछ वर्क किया, मीन्स उसने अपनी कुछ एनर्जी लूज करी, तो वो एनर्जी वो लाया कहाँ से, वो एनर्जी वो लाया कहाँ से, उनकी इंटरनल एनर्जी में से ही तो घटी होगी ना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में से कुछ एनर्जी घट रही है, तो बेसिक बात है ये जो U2 रहने वाला है वो आपका कम हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी हो रही है वो घट रही है, मीन्स U2 कम हो जाएगा U1 से, वर्क वुड बिकम नेगेटिव। इस केस में जो वर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव। आप कुछ भी ऐसा करो जिसकी वजह से आपके सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो वो वर्क हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। देन द वर्क वुड बी नेगेटिव। जैसे डेल्टा यू निकालोगे, डेल्टा यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे W2 माइनस W1 कर, सॉरी, U2 माइनस U1 करोगे, डेल्टा यू निकाल रहे हैं, U2 माइनस U1। अब हम जानते हैं U2 कम है, U1 ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। डेल्टा यू कैसे आएगा, नेगेटिव। जो वर्क आएगा वो अभी हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। क्या समझ रहे हो ना, यहाँ पे समझो इस चीज को, ये समझ रहे हो, ये जो एनर्जी में कम, एनर्जी में चेंज आया, डेल्टा यू का चेंज आया एनर्जी में, ये एनर्जी कहाँ गई, कहाँ, यही एनर्जी तो वर्क के फॉर्म में बाहर निकल गई, ठीक है। डेल्टा यू हमारे पास कितना है, नेगेटिव में आ रहा है, डेल्टा यू कैसा आ रहा है, डेल्टा यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव, वर्क हमारा कैसा निकला, नेगेटिव वर्क है ये, ठीक है। A systematic representation of the sign convention on work in context of thermodynamics is given in table 2 figure 2.1। तो क्या दिखाया है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने ये पिस्टन है, यहाँ पे कुछ वर्क किया, पिस्टन को नीचे दबा दिया, बिल्कुल यहाँ तक दबा दिया, देखो वो यहाँ तक ले आया, ठीक है। वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, तो क्या हुआ, सिस्टम पे वर्क किया आपने, मतलब कि सिस्टम पे वर्क करने का क्या मतलब है, सिस्टम पे वर्क करने का मतलब है आपने सिस्टम को कुछ एनर्जी दी, आपने सिस्टम को कुछ एनर्जी दी, तो बेसिक बात है वो एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। यहाँ पे जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है यू, वो बढ़ी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो U2 ज्यादा हो गया, U2 ज्यादा हो गया U1 से, U2 ज्यादा हो गया U1 से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई वर्क जो हुआ है वो पॉजिटिव वर्क है, ये जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क है, ये जो वर्क है वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है, यहाँ पे हुआ है वर्क, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ऐसा था, अब पिस्टन ऊपर की ओर लिफ्ट हो गया है, पिस्टन ऊपर की ओर लिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, यहाँ पे सिस्टम ने ये जो पिस्टन को उठाया, किसने उठाया, ये हमारे सिस्टम ने उठाया, हमने हाथ से ऐसे करके नहीं उठाया, ये सिस्टम ने उठाया। तो वर्क सिस्टम पे, सिस्टम ने वर्क किया है, पहले क्या होता, सिस्टम पे वर्क हो रहा था, सिस्टम ने वर्क किया मतलब कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूटिलाइज की होगी ना, सिस्टम ने ये वर्क कहाँ से कर दिया, सिस्टम ने ये वर्क कहाँ से किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करके, तो सिस्टम ने वर्क किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कि U2 कम होगा एज कम्पेयर टू U1, ठीक है। तो यहाँ पे
जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, घटेगी ना। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम भाई काम कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, क्योंकि सिस्टम जो काम कर रहा है वो है, उसके लिए वो एनर्जी कहाँ से ला रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी में से यूटिलाइज कर रहा है। तो इस केस में जो वर्क आता है वो आता है नेगेटिव। ठीक है। चलो, let's once again take the same system in same state having internal energy U1 and perform another experiment। वैसे ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, मैं इसको और एक सोच रहा हूँ। चलो, इसको मैं इस लेक्चर में नहीं करूंगा, इसको मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, तो क्योंकि अगर मैं कराने जाऊंगा तो ये पूरा चीज और ये पूरा चीज यहाँ तक एक ही लेक्चर में करवाना है। तो ये लेक्चर ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, वैसे भी दिमाग आपका थोड़ा इसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय।